खबरों देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज बात वक्फ की उस बेहिसाब दौलत की जो गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए दान की गई थी, उनके नाम पर दान की गई, लेकिन सियासी रसूखदारों ने उसे अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बना लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भेजी है, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नियमों को ताक पर रखकर वक्फ संपत्तियों की जमकर बंदरबाट की गई। मस्जिदों के आसपास अवैध दुकान खड़ी करना हो, प्राइम लोकेशन की खाली जमीनों को कौड़ियों के भाव अपने चहेतों को बेचना हो, या फिर जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर करोड़ों के सरकारी फंड का घोलमाल, भ्रष्टाचार की ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। वक्फ की फाइलों पर जमी धूल जैसे ही हटेगी, कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब होंगे और बड़े बड़े दिग्गजों पर कानून का शिकंजा कसना तय है। क्या कुछ हुआ है और अब जांच में क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। वक्फ संपत्तियों पर उठे गंभीर सवाल, शहाबुद्दीन रिजवी का सीएम योगी को पत्र। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजे जाने की बात बताई। उन्होंने कहा कि पत्र में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मौलाना ने आरोप लगाया कि पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकारों के दौरान वक्फ बोर्डों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई और वक्फ की जमीनों के सौदों में भ्रष्टाचार हुआ। उनका कहना है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना ने कहा कि वक्फ संपत्तियां समाज के गरीब, कमजोर, जरूरतमंद और यतीम लोगों के मकसद से दान की गई थी। उनका आरोप है कि इन संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग मूल्य उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ की आमदनी का पारदर्शी और सही इस्तेमाल हो तो गरीब मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। उनका कहना है कि सपा के चारों शासनकाल में आजम खान के पास ज्यादातर अल्पसंख्यक वक्फ और हज के मंत्रालय रहे। उनका कहना है कि सपा के शासनकाल में आजम खान के पास ज्यादातर अल्पसंख्यक वक्फ और हज के मंत्रालय रहे। आजम खान के पसंदीदा और चहेते व्यक्ति को ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और सदस्य बनाया जाता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजी नसीर अहमद नूरी, मुफ्ती फारूक मिसबाही, हाजी नाजीम बेग, राहत हुसैन मुन्ना, काशिफ खान, डॉक्टर अनवर रजा कादरी और हाफिज रजी अहमद सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में मौलाना ने वक्फ बोर्डों द्वारा कथित रूप से बेची गई जमीनों की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पत्र में यह भी दावा किया गया कि निष्पक्ष जांच होने पर बड़े स्तर की वित्तीय अनियमितताएं सामने आ सकती है। ये दावा मौलाना का है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आजम खान जैसे नेताओं ने कब्जा कर उन जमीनों को सस्ते में बेचा, अपना आशियाना बनाया। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा, अवैध खरीद फरोख्त और राजनीतिक सांठगांठ को लेकर देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जो पत्र लिखा है, उसने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। पहले ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सुर्खियों में बनी हुई है। इस पत्र में सीधा वक्फ के दुरुपयोग के तौर तरीके बताए गए। वो ये साफ करते हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर कीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचा गया या कब्जाया गया। अब जबकि इन सभी मामलों की गहन जांच की बात सामने आ रही, तो उत्तर प्रदेश समेत देश की सियासत में हलचल तेज हो गई, क्योंकि इसमें कई बड़े रसूखदार और पूर्ववर्ती सरकारों के नेताओं के नाम सामने आने की आशंका है। वक्फ संपत्तियों पर कब्जे, उनके दुरुपयोग के ढर्रे को समझने के लिए इसके पूरे तंत्र और इतिहास पर एक नजर डालना जरूरी है। मस्जिदों और दुकानों के नाम पर कब्जा, मस्जिदों के आसपास अवैध निर्माण के आरोप, वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण पर जोर। 1.5 लाख वक्फ संपत्तियां यूपी में दर्ज हैं। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का एक सबसे आम और पुराना तरीका मस्जिदों के आसपास की जमीनों का व्यवसायीकरण करना है।
शहाबुद्दीन रिजवी के आरोपों और जमीनी हकीकतों के मुताबिक कई जगहों पर मस्जिदों के आसपास की खाली जमीनों पर अवैध रूप से दुकानें खड़ी की गई। ये सिर्फ रिजवी नहीं बोल रहे हैं, ये जमीनी हकीकत है। दुकानों का अवैध निर्माण हुआ। शुरुआत में इन जमीनों को मस्जिद के रखरखाव या वक्फ के हित के नाम पर अस्थायी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वहां पक्के निर्माण कर दुकानें बना दी जाती किराए का घर में। इन दुकानों को चहेतों या मोटी रकम देने वालों को आवंटित कर दिया जाता है। कागजातों पर इनका किराया बेहद मामूली दिखाया जाता है, जबकि पर्दे के पीछे से लाखों रुपए की पगड़ी या एडवांस वसूला जाता है। कब्जे का स्थायीकरण। समय बीतने के साथ साथ इन दुकानों पर काबिज लोग खुद को वहां का स्थायी मालिक समझने लगते हैं और वक्फ बोर्ड के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से इन संपत्तियों को वक्फ के रिकॉर्ड से ही गायब करने की कोशिश की जाती है। खाली जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचा। वक्फ बोर्ड के पास बड़ी मात्रा में ऐसी जमीनें भी हैं जो खाली पड़ी या जिन पर कोई निर्माण ही नहीं है। इन खाली जमीनों को निशाना बनाना भूमाफियाओं, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सबसे आसान रहता है। लावारिस या खाली जमीनों को चिन्हित करना। माफिया और वक्फ के मुतवल्ली केयरटेकर मिलकर ऐसी कीमती जमीनों की पहचान करते हैं जो प्राइम लोकेशन पर हैं लेकिन खाली। वहीं फर्जी दस्तावेजों और कम दामों में बिक्री। इन जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं या वक्फ के नियमों का उल्लंघन करते हुए इन्हें बेहद कम दामों में कौड़ियों के भाव पर चहेते बिल्डरों को और या फिर प्रॉपर्टी डीलरों को बेच दिया जाता है। अवैध कॉलोनियां। कई मामलों में तो वक्फ की बड़ी बड़ी जमीनों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी गई। आम लोगों को धोखे में रखकर वो जमीनें बेच दी गई। जब तक बोर्ड या प्रशासन की नींद खुलती है तब तक वहां पूरी कॉलोनी बस चुकी होती है, जिससे उस जमीन को वापस देना कानूनी और सामाजिक रूप से बेहद पेचीदा हो जाता है। कई मौलवी मौलाना मस्जिदों की आड़ में भी अपना कब्जा जमा लेते हैं। शहाबुद्दीन रिजवी के एक पत्र में सबसे संवेदनशील और विस्फोटक हिस्सा वो है पूर्ववर्ती सरकारों का, खासकर अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार का जिक्र किया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र किया गया। वक्फ संपत्तियों के इस खेल में राजनीतिक संरक्षण की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। ऐसे में रिजवी ने जो पत्र में लिखा उससे अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आ रहे। नेताओं और मंत्रियों का संरक्षण। आरोप है कि सपा सरकार के दौरान वक्फ बोर्ड में बैठे ऊंचे पदों के लोगों, तत्कालीन कद्दावर मंत्रियों ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर इन संपत्तियों की बंदरबांट की। जांच रिपोर्टों को दबाना। इससे पहले भी शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में हुए घोटालों की जांच के लिए कई बार समितियां बनी, लेकिन राजनीतिक रसूखों के चलते कई रपटे ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जी हां, बड़े नेताओं पर लटकी तलवारें। मौलाना रिजवी के पत्र के बाद अब जब इन सभी मामलों की नए सिरे से मुस्तैदी से जांच की रूपरेखा बन रही है तो समाजवादी पार्टी और उस दौर के कई बड़े मुस्लिम नेता मंत्रियों पर कानून का शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने कौम की भलाई के लिए दी गई जमीनों को अपनी तिजोरियां भरने के लिए इस्तेमाल किया। इस पूरे विवाद और शहाबुद्दीन रिजवी के पत्र ने यह साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड के अंदर सुधार और एक पारदर्शी जांच की सख्त जरूरत है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग भी अब ये मानने लगा है कि वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल गरीबों को, अनाथों की शिक्षा के लिए और भलाई के लिए होना चाहिए था, न कि चंद माफियाओं और राजनेताओं की जेबें गर्म करने के लिए। सरकार अब इन सभी शिकायतों को गंभीरता से ले रही है। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, उनके मुकदमों की स्क्रूटनी तेज कर दी गई है। उम्मीद पोर्टल बनाया गया जिसमें सभी वक्फ की प्रॉपर्टियां दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में अगर अखिलेश सरकार के समय हुए इन फैसलों, आवंटन और बिक्री की फाइलों को दोबारा खोला गया तो ये न सिर्फ कानूनी रूप से एक बड़ा कदम होगा बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लेकर आएगा। और वक्फ संपत्तियों की अगर बात ही की जा रही है तो पत्र में कहीं ना कहीं आजम खान का नाम था। भ्रष्टाचार में अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नाम सबसे टॉप पर आ रहा है वक्फ की संपत्तियों में तो वो आजम खान का आ रहा है। हालांकि कई मौलवी मौलाना भी इसमें शामिल हैं। आजम खान पर रामपुर और अन्य जगहों पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जे, अनियमित तरीके से ट्रस्टी नियुक्ति, सैकड़ों करोड़ों की संपत्तियों से जुड़े आरोप लगे। उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अपनी जांच में पहले भी पाया था 2017 में कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने निजी विश्वविद्यालय पर सरकारी फंड से कई करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। इस धनराशि का इस्तेमाल कई यूनिवर्सिटी में किया गया, यानी कि रामपुर परिसर के अंदर सड़क, गेस्ट हाउस, पंडाल, पावर सब स्टेशन,
आजम खान बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में पहले ही लिप्त पाए जा चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में भी पिछले कुछ दिनों से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका निजी संस्था है जिसके खान कुलाधिपति हैं, लेकिन फिर भी वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए उनके नेताओं ने कई बड़े घोटालेबाजी की है, जिसकी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। फिलहाल वक्फ संपत्तियों को लेकर लगाए गए आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि इनमें से कई आरोप अभी जांच के कानूनी प्रक्रिया के दायरे में हैं। रिजवी मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र के बाद निष्पक्ष जांच की मांग और ज्यादा तेज हो चुकी है। आपकी मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।